मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि धरती के अंदर से कुछ क्रिएचर बाहर आ गए और इन्होंने एक दिन में 4 बिलियन इंसानों को खत्म कर दिया। इसके साथ ही ये किसी और जीव पर अटैक नहीं करते हैं, इनका शिकार सिर्फ और सिर्फ इंसान है। ऐसे में इंसानों का कोई भी हथियार इनके ऊपर असर नहीं करता है, फिर चाहे वो चाकू से लेकर के परमाणु हथियार हो, कोई भी चीज इन्हें एक स्क्रैच तक नहीं पहुंचाती है। ऐसे में इंसानों ने एक तरीका ढूंढ निकाला इन क्रिएचर से बचने का, और वो है 8000 फीट के ऊंचाई वाली जगह। असल में ये क्रिएचर 8000 फीट के ऊपर नहीं आते हैं, तो जहां पहाड़ों में जगह बची हुई है वहीं पे इंसान अब बच करके रहा करते हैं। ऐसे में हमें कोलोराडो का एक पहाड़ दिखाया जाता है जहां पे एक रेफ्यूजी कैंप होता है। यहीं का एक बच्चा हंटर पहाड़ों में इधर उधर घूम रहा होता है, लेकिन इन सब के चक्कर में वो 8000 फीट के नीचे आ जाता है। तभी हंटर को एहसास होता है कि कोई चीज उसके पीछे आ रही है। हंटर फौरन वहां से ऊपर की ओर भागता है और वो क्रिएचर बहुत तेजी से हंटर की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐन मौके पे हंटर 8000 फीट की लाइन क्रॉस कर देता है और हमें यहाँ पे उस क्रिएचर की एक झलक देखने को मिलती है। अब 8000 फीट की लाइन पार करने की वजह से वो क्रिएचर हंटर पे अटैक नहीं करता है और वहां से वापस चला जाता है। अब हंटर रेफ्यूजी कैंप में पहुंचता है जहां पे हम उसके फादर बिल को देखते हैं। बिल समझ जाता है कि हंटर आज 8000 फीट ऊंचाई के नीचे गया था, तो यहाँ पे वो अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें यह भी पता चलता है कि हंटर को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, रात को उसे ऑक्सीजन मास्क लगा करके सोना पड़ता है, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि वो अगला दिन ही ना देखे। अब हंटर समझ जाता है कि उसका फादर उसके लिए कितना सीरियस है। असल में बिल की जो वाइफ थी उसको इसी क्रिएचर ने जान से मार दिया था, तो उसके पास अब रह सके सिर्फ हंटर बचा हुआ है। इसके बाद बिल केटी के साथ जाता है जंगल की ओर। केटी असल में हंटर की मदर की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अब बिल यहाँ पे कहता है केटी से कि हंटर आज भी उसी जगह गया था जहाँ पे उसकी मदर की मौत हुई थी। तो यहाँ पे केटी उसे बताती है कि तुम्हारा बेटा हमारे रेफ्यूजी कैंप का अकेला बच्चा है, उसका कोई भी दोस्त नहीं है और उसकी उम्र के लोग भी वहाँ नहीं रहते हैं, तो ऐसे में वो इधर उधर तो घूमेगा ही। तुम्हें अपने बच्चे को समझना होगा और उसको डांटने की जगह तुम्हें उसे अपने पास रखना होगा। इसी बीच हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम नीना है। नीना यहाँ पे एक शील्ड जैसी चीज के ऊपर अटैक कर रही होती है। असल में ये रीपर्स की बॉडी का एक टुकड़ा है जो कि नीना को कैसे मिला ये मैं आपको आगे जाकर के बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे नीना इसके ऊपर काफी सारे अटैक करती है, लेकिन इस टुकड़े को इससे कुछ नहीं हो रहा होता है। असल में नीना यहाँ पे एक ऐसे हथियार के जुगाड़ में है जिससे कि इन रीपर्स को चोट पहुंचे और इन्हें जान से मारा जा सके। इसी रात हम देखते हैं कि हंटर का फिल्टर खराब हो जाता है और यहाँ पे एंड मौके पे बिल पहुंच जाता है, तो अपने बेटे का वो एयर फिल्टर बदल देता है। अब अगले दिन हंटर का बर्थडे होता है और इसी बीच बिल ने नक्शे में देखा होता है फिटर का घर, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे फिटर के यहाँ जाना होगा और इन सभी फिल्टर्स को बनवाना होगा। तो हंटर से बिल कहता है कि मैं जल्दी इन सब चीजों को ठीक करवा के वापस आ जाऊंगा, लेकिन हंटर उसे वहां जाने से मना कर देता है क्योंकि उसकी माँ भी ऐसे गई थी और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। लेकिन बिल यहाँ पे अपने बेटे से प्रॉमिस करता है और कहता है कि वो वापस जरूर आएगा। इसके बाद बिल जाता है कैटी के साथ मिलने के लिए नीना से। नीना को वो बताता है कि वो जा रहा है बोल्डर में जहाँ पे उसको सारे फिल्टर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे नीना उसे मना कर देती है और कहती है कि वहां अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि रास्ते में कई जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे तुम्हें 8000 फीट के नीचे जाना पड़ेगा और जैसे ही तुम 8000 फीट के नीचे जाओगे और ऑक्सीजन अंदर लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ोगे, वो क्रिएचर फौरन तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें जान से मार देगा। असल में नीना एक रिसर्चर हुआ करती थी और बिल की वाइफ यानी कि हंटर की मदर भी इन्हीं के साथ टीम में काम करती थी, और जब हंटर की मदर की डेथ हुई थी तब अकेली नीना वहां पे सर्वाइवर बची हुई थी। तो यहाँ पे बिल उससे कहता है कि तुम तो उन सबसे लड़ी हुई हो, तो तुम्हें तो उन सब के बारे में पता ही होगा, तुम एकमात्र सर्वाइवर हो जो उन सब से बच करके यहाँ पे आ गई थी। नीना उससे कहती है कि इसी वजह से मैं तुम्हें वहां जाने से मना कर रही हूँ, क्योंकि इन सभी जगहों पे मैं घूमी हुई हूँ और बीच में तुम्हें 8000 फीट के नीचे जाना ही पड़ेगा और तब ये क्रिएचर तुम्हारे ऊपर घात लगा करके अटैक जरूर करेगा। अब बिल यहाँ पे नीना से कहता है कि कोल माइन के रास्ते से हम वहां पे पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीना उसकी बात काट करके कहती है कि कोल माइन का रास्ता असल में एक ट्रैप है, अगर तुम वहां से जाओगे तो रीपर्स तुम पे अटैक कर सकते हैं। बिल उसकी बात कट करके कहता है कि मैंने वहां पे सदियों तक काम किया है, तो मुझे पता है कि वो रास्ता कहाँ जाता है। नीना उससे कहती है कि जिस जगह पे तुम जा रहे हो वो जगह यहाँ से 2000 फीट नीचे है, इसका मतलब वो क्रिएचर कभी भी आकर के तुम पे वहां पे अटैक कर सकता है, तो तुम्हारी जान वहां पे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन बिल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे अपने बेटे हंटर की जान बचानी है, उसके लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यहाँ से बिल का जाना एकदम सही रहेगा और बिल वहां से फौरन अपने घर चला जाता है और अगले दिन रेडी होकर के जाने ही लगता है कि इसी बीच उसके पास कैटी आती है और उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बिल उससे कहता है कि तुम्हें अपनी जान रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैटी उसको बार बार प्रेशराइज करती है, जिसके बाद बिल उसे भी अपने साथ ले जाता है। अब ये लोग गन्स लेकर के आगे जा रहे होते हैं कि तभी नीना उन्हें रोक करके कहती है कि तुम गन्स लेकर के जा रहे हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि गन से उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तो
तो हम कैसे बचेंगे। अब हमसे यहाँ पे नीना का ये मतलब था कि वो भी इन लोगों के साथ जाना चाहती है। बिल यहाँ पे नीना से कहता है कि स्की नाम की एक जगह है जहाँ से हम जल्दी वहां तक जा सकते हैं और ऐसे हम रीपर्स के हंटिंग एरिया को जल्दी पार कर लेंगे, जिसके बाद ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। अब नीना यहाँ पे अपने पास एक डिवाइस रखी होती है, जिस डिवाइस की हेल्प से वो इन रीपर्स के बारे में पता लगा सकती है कि वो उससे कितनी दूरी पे है। इस डिवाइस के बारे में नीना इन दोनों को बताती है। इसके बाद ये लोग स्की एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले इन्हें कुछ घोड़े देखने को मिलते हैं और इन्हें देख करके इन्हें समझ में आ जाता है कि रीपर्स सिर्फ इंसानों को मारते हैं, इसके अलावा ये किसी भी क्रिएचर को नहीं मार रहे। अब जब ये स्की एरिया पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे इन्होंने 8000 फीट के नीचे की दूरी तय कर ली है, यानी कि अब ये रिस्क में है, कभी भी रीपर्स इन पे आकर के अटैक कर सकते हैं। बिल सामने की पहाड़ी दिखाते हुए कहता है कि वो 8000 फीट के ऊपर की जगह है, तो हमें फौरन वहां पे चलना चाहिए, इससे पहले कि रीपर्स यहाँ पे आकर के हम पे अटैक कर दें। कि तभी नीना के ट्रैकर में एक रीपर के होने की खबर आने लगती है और वो इन लोगों से कहती है कि मैं फौरन यहाँ से भागना चाहिए। और हम देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर एक रीपर खड़ा रहता है जो कि इनकी तरफ भागने लगता है। अब ये लाइफलाइन के ऊपर चढ़ के वहां से भागने की कोशिश करते हैं। केटी अटैक करती है रीपर के ऊपर, जोरदार धमाके होते हैं, लेकिन इससे सिर्फ रीपर का गुस्सा भड़कता है और कुछ भी नहीं, और वो और तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब ये लोग लाइफलाइन में चढ़ के समहाउ आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी रीपर इनकी केबल को ही कट कर देता है। बट एट द एंड ये लोग 8000 फीट की ऊंचाई के उस तरफ चले जाते हैं और रीपर इनसे महज 1 मीटर की दूरी पर खड़ा रहता है। वो इन पर अटैक नहीं कर सकता है और वहां से वापस वो लौट जाता है। अब समहाउ ये बच चुके हैं और अब ये एक रिजॉर्ट में इस रात को बिताने वाले हैं, जहां पे नीना इन्हें बताती है कि मैं 3 साल से रीपर्स पे रिसर्च कर रही थी और मुझे एक बात समझ में आ चुकी है कि ये हंटर नहीं है, यानी कि ये भूख के लिए हमें नहीं मारते हैं, ये हमारा शिकार करते हैं और हमें फेंक करके वहां से चले जाते हैं। महज 1 महीने में इन्होंने हमारी 95% आबादी खत्म कर दी थी और इसके साथ ही ये बाकी किसी जानवर को नहीं मारते हैं। इनका शिकार सिर्फ इंसान है जिसे मार करके ये खा भी नहीं रहे। ऐसा क्यों, मुझे ये चीज अभी समझ में नहीं आई है। तो अगर ये हमें मार के खा नहीं रहे हैं और जानवरों का शिकार ये करते नहीं है, तो आखिर ये खाते क्या है? 3 सालों से ये जिंदा कैसे हैं? जरूर इनका कोई एनर्जी सोर्स होगा, मुझे उस एनर्जी सोर्स के बारे में जानना होगा। बिल और केटी इन बातों को काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं। इसी बीच अगला दिन आ जाता है और बिल इन्हें लेकर के एक माइन पे पहुंचता है और बताता है कि ये है सेक्टर 9, हमें यहाँ से सेक्टर 8 की ओर जाना है और वो यहाँ से ऊंचाई की ओर है। वहां से हमारा जो सफर है वो महज 19 किलोमीटर का बचेगा और उसके बाद हम फिल्टर्स लेकर के वहां से वापस चले आएंगे। लेकिन नीना यहाँ पे बात कट करके कहती है कि अगर हम माइंस के अंदर से जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि एक समय ऐसा है जब हम 8000 फीट की ऊंचाई के नीचे चले जाएं। तो यहाँ पे बिल कहता है कि हाँ, बीच में 1-2 जगह ऐसा आएगा जब हम 200 फीट नीचे तक जाएंगे। और नीना यहाँ पे बिल की बात कट करके कहती है कि ये रीपर्स इन माइन से ही तो बाहर आए थे, तो यहाँ पे इन्हें हमें पकड़ना काफी आसान होगा। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक डेथ मिशन है जहाँ पे हमारा मरना ऑलमोस्ट तय है? लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से बिल, नीना और केटी इसी सफर की ओर आगे बढ़ चलते हैं। लेकिन अंदर जाते ही इन्हें उस सेक्टर का दरवाजा बंद मिलता है, जिसके बाद बिल कहता है कि अब हम सेक्टर 7 से जाएंगे, लेकिन वहां से मैं अकेला जाऊंगा क्योंकि ये लगभग 1 किलोमीटर नीचे है 8000 फीट से। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपनी जान को जोखिम में डालो, तो तुम लोग यहाँ से वापस लौट जाओ। लेकिन केटी और नीना उसके साथ चलने की जिद करते हैं, जिसके बाद बिल को मजबूरन इन लोगों को आगे लेकर के जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ये सेक्टर 7 के अंदर घुसते हैं, बिल को समझ में आ जाता है कि रीपर्स की नजर में वो आ चुका है और थोड़ी देर में रीपर्स इनके आसपास आने लगते हैं। असल में रीपर्स अंधेरे में भी देख सकते हैं, उन्हें तो बस कार्बन डाइऑक्साइड सूंघनी है जो कि इंसान के मुंह से निकलती है और फिर वो अटैक करके इंसान खत्म कर देंगे। अब इनके सामने एक रीपर आ जाता है जो अपने पास से एक एंटीना निकालता है। ये अपनी लाइट्स को बंद करके वहीं पे बैठ जाते हैं और सांसों को रोक लेते हैं। एंटीना की हेल्प से ये रीपर इनके मुंह से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघ रहा होता है, लेकिन ये लोग सांस ही नहीं लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ेंगे? तो यहाँ पे समहाउ ये लोग अभी बचे हुए हैं। इसी बीच केटी को दूसरी तरफ लाइट दिखती है, तो वो अपने पास से फ्लैश लाइट दूसरी तरफ फेंकती है और रीपर उस तरफ देखने लगता है, जिसके बाद मौका देख करके ये तीनों उस पार जाते हैं। लेकिन वहां पे भी एक रीपर इनका इंतजार कर रहा होता है और वो केटी पे फौरन अटैक करके उसे घसीट करके अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद बिल और नीना अकेले बचते हैं। इन्हें काफी दुख होता है, ये काफी रोते हैं क्योंकि इनके पास जो दोस्त थी वो अब जा चुकी है। खैर इन्हीं सब में वो रीपर्स वहां से थोड़ा दूर चले जाते हैं और इन्हें माइन पार करने का मौका मिल जाता है। अब यहाँ पे बिल और नीना एक घर में जाकर के रुक जाते हैं। इसी बीच इन्हें यहाँ पे एक गाड़ी भी मिलती है जो काफी अच्छी कंडीशन में होती है। अब यहाँ पे रात को नीना बताती है कि मैंने जो स्टडी की है उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये लोग किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज से चलते हैं। शायद इसी वजह से इनकी बॉडी इतनी मजबूत है कि इनके आर पार बुलेट नहीं हो पाती है। तो मैंने एक केमिकल बनाया है जो इस समय बोल्डर में मेरी लैब में। असल में नीना यहाँ पे बिल की वाइफ के
के साथ मिलकर के वोल्डर में अपनी लैब में इन्हीं सब चीज़ों पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन ऐन मौके पे उस पर अटैक हो गया तो उसे वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन उसकी बाकी टीम वहाँ पे मारी गई थी। तो नीना यहाँ बताती है कि इस केमिकल की हेल्प से हम मैग्नीशियम का यूज़ कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जब उसकी लेयर हम बुलेट पे लगा करके उस क्रिएचर पे चलाएंगे तो वो क्रिएचर के आर पार होगी और शायद इससे उसकी मौत हो जाए। लेकिन बिल को ये सभी चीज़ें बेवकूफ़ी लगती हैं। इसी बीच अगला दिन आ जाता है और ये पहुंचते हैं वोल्डर हॉस्पिटल में, जहाँ पे इन्हें फिल्टर मिलने वाले। अब यहाँ पे बिल फिल्टर ढूंढ ही रहा होता है कि इसी बीच रीपर्स इनके बारे में जान जाता है और वहाँ पे इन पे अटैक कर देता है, लेकिन ये रीपर धीमा नहीं पड़ रहा होता है। इसी बीच मौका देख करके विल एक ऑक्सीजन सिलेंडर पे गोली मारता है, जोरदार धमाका होता है और वो रीपर नीचे जा करके गिर जाता है। इन्हें मौका मिल जाता है हॉस्पिटल से बाहर जा करके अपनी गाड़ी में बैठ करके नीना की लैब में जाने का। ये लैब में पहुंचते हैं जहाँ पे बिल को नीना की फैमिली की फोटो मिलती है। नीना यहाँ पे बताती है कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे उस केमिकल पे काम कर रही थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इतना तेज करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे उस क्रिएचर को जोरदार झटका लगे, लेकिन तब तक अटैक हो गया और सारी फैमिली मारी गई। मैंने तुम्हारी वाइफ को यहाँ पे रुकने से मना किया था, लेकिन वो जबरदस्ती यहाँ पे रुकी हुई थी। बिल उससे कहता है कि ये पुरानी बात है और इसके बारे में हम डिस्कस ना करें तो सही रहेगा। इसी बीच मैग्नीशियम की उस लेयर को बुलेट पे लगाने के बाद नीना रीपर के उस टुकड़े पे अटैक करती है जो अपने पास रखे रहती है, लेकिन ये बुलेट इस टुकड़े को आर पार नहीं कर पाती है। नीना समझ जाती है कि उसका प्रैक्टिकल फेल हो चुका है, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि वो लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पे है, तो रीपर कभी भी यहाँ पे आता ही होगा। तो नीना यहाँ पे बिल से कहती है कि तुम जाओ अपने बेटे हंटर की मदद करो और मैं यहाँ पे रिसर्च करूंगी, या तो रीपर मरेंगे या फिर मैं मारी जाऊंगी। असल में नीना यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ मिलकर के एक और केमिकल पे काम कर रही थी जिसका नाम कोबाल्ट था। मैग्नीशियम के साथ कोबाल्ट का लेप लगाने की वो कोशिश करती है, लेकिन बिल को यहाँ पे अपने बेटे हंटर के पास जाना है, इस वजह से वो गाड़ी में बैठ करके वहां से निकल जाता है और इसी बीच उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं नीना को, जिसका ट्रैकर बताता है कि उसके पास एक रीपर आ चुका है। तो यहाँ पे वो कोबाल्ट का लेप लगा करके उस रीपर के ऊपर गोली चलाती है। वहीं दूसरी ओर हम बिल को देखते हैं जो भाग रहा होता है इन रीपर से, वो ऊंचाई की तरफ जा रहा होता है और रीपर उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे वो रीपर्स पे गोली भी चलाता है, लेकिन इससे रीपर को कुछ भी नहीं होता है। तो बिल यहाँ पे हार मान करके अपने आप को सरेंडर कर देता है कि रीपर उसे जान से अब मार देगा। जैसे ही रीपर उसके पास बढ़ने वाला होता है कि तभी एक गोली आकर के रीपर को लगती है और जोरदार धमाका होता है जिसमें वो रीपर फट जाता है। यानी कि कोबाल्ट और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेप बनाया था नीना ने वो काम कर रहा है और यहाँ पे वो अपनी गन से काफी सारे रीपर्स पे अटैक करती है। चारों तरफ रीपर्स फटने लगते हैं और ऐसे वो यहाँ पे बिल को बचा लेती है। लेकिन इसी बीच जब नीना इन रीपर्स की बॉडी पार्ट्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में तो ये सब बस मशीन है, जैसे कि किसी ने इन्हें बनाया और इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी की हो कि ये सिर्फ इंसानों पे अटैक करें। अब बिल और नीना को नहीं समझ आता है कि आखिर इन्हें बनाया किसने होगा, तो वो आसमान की तरफ देखते हैं और ऐसा गेस करते हैं कि शायद एलियंस ने इन्हें बना करके यहाँ पे भेजा हो इंसानों को खत्म करने के लिए। इसके बाद बिल और नीना पहुंचते हैं अपने रेफ्यूजी कैंप में, जहाँ पे हंटर को उसके फिल्टर्स मिलते हैं और बाकी इंसानों को पता चल जाता है इन रीपर्स को मारने का तरीका। तो ये सभी कोबाल्ट और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेप को अपनी बुलेट्स में लगा करके निकल जाते हैं मारने के लिए उन सभी रीपर्स को। इसके बाद हमें देखने को मिलता है चारों तरफ धमाके हो रहे हैं, यानी कि इंसान अब रीपर्स को एक एक करके मार रहे हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होगा, इंसान रीपर्स को मारने के बाद कैसे बचेगा, ये तो अगर इस मूवी का कभी नेक्स्ट पार्ट बनेगा तभी हमें पता चलेगा। खैर ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।